हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञानधारा स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत प्रथम भाग कक्षा 6 जिसका 9वां पाठ आज हम पढ़ रहे हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा पाषाण काल को, उसके बाद में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को, उसके बाद में वैदिक सभ्यता को, फिर महाजनपद काल, और महाजनपद काल के साथ साथ बौद्ध और जैन दर्शन हुए उनके बारे में पढ़ा। और महाजनपद काल के बाद में एक मौर्य साम्राज्य हुआ उसके बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के बाद है उसका पतन होने के बाद अनेक छोटे छोटे राजा बने और उन्होंने अपने शासन चलाना शुरू किया। तो इस पाठ में उन छोटे राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और व्यापारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। व्यापारी कौन होते थे और उनका क्या काम होता था। यानी पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि उत्तर के काले पालिश वाले जो बर्तन थे वो खूबसूरत बर्तन है उपमहाद्वीप के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो यह सवाल उठता है कि ये बर्तन वहाँ पहुँचे कैसे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। तो उनमें दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाकर बेचते थे वो क्या होते थे, व्यापारी होते थे। तो ये व्यापारी है वो किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना करते थे, कहाँ कहाँ तक जाते थे, तो इस बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण भारत प्रसिद्ध था, यानी दक्षिण भारत है वो किस लिए प्रसिद्ध था, कौन कौन से पदार्थ वहाँ होते थे। सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थर, तो ये सभी उत्पाद है वो दक्षिण भारत में होते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है जिसमें ये चारों ही शामिल है। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में काला सोना किसे बोलते थे। यानी उस समय रोमन सिक्के भी प्राप्त होते हैं और रोमन साम्राज्य में भारत से निर्यात होता था। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि रोमन साम्राज्य के साथ उस समय व्यापार है वो अच्छा चल रहा था। तो रोमन साम्राज्य में जो चीज़ भेजी जाती थी उनमें से काला सोना किस पदार्थ को बोलते थे, किस चीज़ को बोलते थे, काले पत्थर को, कच्चे माल को, मसाले को या काली मिर्च को। तो यहाँ काली मिर्च है वो इसका सही आंसर होगा। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना कहते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि उसे काला सोना बुलाते थे। अगला प्रश्न है, मुवेंदार संबंधित है, यानी मुवेंदार है वो क्या है। मुवेंदार एक तमिल शब्द है। 3 मुखिया को मुवेंदार कहा गया है। चोल, चेर और पांडे, उन 3 मुखियाओं में चोल, चेर और पांडे थे। उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चोल, चेर, पांड्यों से संबंधित गलत कथन है। यानी इस समय दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य नामक 3 शासन थे, शक्तिशाली माने जाते थे काफ़ी। तो इनके दो दो सत्ता के केंद्र थे, इनमें से एक तटीय और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। करीब 3300 साल पहले दक्षिण में शक्तिशाली होते थे। यहाँ नियमित कर की जगह उपहार लेते थे, यानी यहाँ के राजा थे वो नियमित कर की जगह उपहार के रूप में लेते थे। 6 केंद्रों में से 2 केंद्र पुहार व मदुरई प्रमुख थे। इन 3 शासकों के दो दो सत्ता के केंद्र थे, एक एक तटीय और एक एक अंदरूनी। उनमें से 2 केंद्र पुहार और मदुरई थे वो प्रमुख थे। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है, इनमें से असत्य कथन है ये, क्योंकि यहाँ 3300 साल पहले न होकर क्या होगा, 2300 साल पहले दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। अगला प्रश्न है, इस समय यानी इसके कुछ समय बाद ही 200 वर्ष बाद ही पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश हुआ। तो इसमें सातवाहन के प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी किसमें मिलती है। यानी सातवाहन प्रमुख राजवंश हुआ था, उसमें एक शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी जो प्रमुख राजा था। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अभिलेख से, ताम्रपत्र से, ग्रंथों से या स्वर्ण मुद्रा से। तो इसका सही आंसर होगा अभिलेख से। अभिलेख किसका था, गौतमी बलश्री द्वारा दान किया गया एक अभिलेख था जो सातवाहन में गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किया गया एक अभिलेख था, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले यानी 7000 साल पहले कहाँ हुआ। इसी समय कीमती चमकीले रंग के और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से एक रेशमी कपड़े का अधिकांश समाज में बहुत प्रचलन था। यानी ये रेशमी कपड़ा है ये बहुत मुलायम बढ़िया कपड़ा था और इसको तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया थी। एक रेशम कीट होता है उसकी लार से ये रेशम बनता था और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। तो इसको बुनने की तकनीक जो है उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। लेकिन इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाई रखा, यानी चीन ने दूसरे लोगों को इसके बारे में बताया नहीं था, क्योंकि उसका उत्पादन है वो फिर कम हो जाए, दूसरे लोग सीख जाए। तो चीन से अनेक राज्यों को यहाँ से कपड़े है वो भेजे जाते थे, उनका एक रूट है वो बन गया था। यानी चीन से लाने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग किया जाता था उसको सिल्क रूट कहने लगे, यानी उससे रास्ते से रेशम लाते ले जाते थे। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे
शक, सातवाहन, गुप्त, कुषाण, यानी जो सिल्क का रूट था उस पर नियंत्रण भी रखा जाता था, क्योंकि कोई दूसरा है वो कोई वहाँ बीच में हस्तक्षेप न कर ले, इसलिए उस पर नियंत्रण रखा जाता था। तो उनमें सबसे ज़्यादा नियंत्रण, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? कुषाण थे। अगला प्रश्न है, कुषाणों के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर, मथुरा, पाटलिपुत्र, थानेसर। इनमें से कुषाणों के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन से थे? निम्न कूट का प्रयोग करें। 1 व 2 यानी पेशावर और मथुरा, 2 व 3 मथुरा और पाटलिपुत्र, 1, 2 व 3 पेशावर, मथुरा और पाटलिपुत्र, 1, 3 व 4। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा पेशावर और मथुरा, जिसमें है वो यानी 1 और 2। अगला प्रश्न है, इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किस शासकों ने किए थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो सातवाहन, कुषाण, गुप्त, मौर्य, यानी इनमें से किन शासकों ने सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, कुषाणों के विषय में गलत कथन है। इनका प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। एक बौद्ध परिषद का गठन किया गया जिसमें ये विचार विमर्श करते थे। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, करीब 2500 साल पहले इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। तो यहाँ गलत कथन कौन सा होगा? इसके प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, ये एकदम सही है। इन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, ये भी सही है। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ 2500 साल न होकर 2000 साल पहले इन्होंने शासन करना शुरू किया था मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, जिसके विषय में कौन से कथन सत्य हैं? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के रूप में होती थी, लेकिन अब बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। यानी पहले बुद्ध की मूर्ति में सिर्फ संकेत के रूप में दर्शाई जाती थी, लेकिन बाद में बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था के रूप में हुआ। यानी दूसरा परिवर्तन, पहला परिवर्तन तो बुद्ध की मूर्ति में हुआ, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था में हुआ। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व को किसे कहते हैं? यानी जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में वो साधना करते थे। इसमें बाद में परिवर्तन कर दिया गया, एकांतवास में साधना न करके वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझने लगे। ये परिवर्तन हो गया, यानी एकांत में साधना न करके संसार में लोगों को शिक्षा देने का प्रचलन शुरू किया। बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे भारत सहित मध्य एशिया, चीन, कोरिया व जापान तक फैल गया। तो इसके सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित अन्य भागों में फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक धर्म अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। निम्न कूट का प्रयोग करें। कथन 1 व 2 दोनों सही है, केवल एक कथन सही है, केवल 2 सही है, कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथन 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्रियों का क्रम है। यानी उस समय व्यापारी है वो काफिलों में जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे, तो बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री कौन होते हैं? यानी वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, वो तीर्थयात्री होते थे। तो उनमें चीन से आने वाले तीर्थयात्रियों का क्रम, यानी पहले कौन सा आया, फिर कौन सा तीर्थयात्री आया और उसके बाद में कौन सा आया, तो उनका क्रम है वो हमें यहाँ बताना है। फासियेन, स्वेन तसांग, इत्सिंग, फाइयान, ह्वेन सांग और इत्सिंग, केवल एक सही है, 1 व 2 दोनों सही है। तो यहाँ ये तो हमने पढ़े हैं, ये नाम हमें याद भी है। फाइयान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, ह्वेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया और उसके बाद में इत्सिंग आया। तो यहाँ ये नाम तो हमें याद है, हम कर देंगे, लेकिन ये नाम है जो इनको हमने बहुत कम पढ़ा है। ये भी फाइयान का नाम फासियन है, ह्वेन सांग का नाम स्वेन तसांग है और इत्सिंग ही है। तो यहाँ ये दोनों ही सही है, यानी दोनों नाम इन्हीं के हैं। तो ऑप्शन 4 है वो यहाँ सही हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों कथन सही है। इनका क्रम पहले फाइयान आए, फिर स्वेन तसांग आए और बाद में इत्सिंग आए। तो इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आजकल। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से सही को चुनिए। फासियन जल मार्ग से वापिस गया, स्वेन तसांग भू मार्ग से वापिस गया। यानी जो तीर्थयात्री थे वो भारत आए और वो वापिस है वो किस मार्ग से गए थे? केवल एक सही है, 1 व 2 दोनों सही है। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों सही है। फासियन यानी फाइयान है वो जल मार्ग से वापिस गए थे। जिस समय वो वापिस जा रहे थे उस समय समुद्र में तूफान आया था और उनकी नाव या जो भी उनका साधन था वो नाव उलट गई सिंधु नदी को पार करते हुए। यानी सिंधु नदी में नाव को वो पार कर रहे थे तो उलट गई। उस समय सामान को बाहर फेंक रहे थे, लेकिन फासियेन ने अपनी पुस्तकों को बाहर नहीं फेंका। यानी उनको अपने साथ भारत में जो कुछ उन्होंने देखा था, उनको इकट्ठा किया था, उनके बारे में जो लिखा था उन्होंने, उन पुस्तकों को, ग्रंथों को उन्होंने बाहर नहीं फेंका, उनको वो साथ ले गए। अगला प्रश्न है, स्वेन तसांग से संबंधित सत्य कथन है।
नंबर 1, सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति 600 से अधिक पांडुलिपि 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। यानी सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियों को 600 से अधिक पांडुलिपियों को 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। नालंदा में अध्ययन किया था। केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। यानी ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और सोने चांदी की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति है वो 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई है? यानी एक तरफ है बौद्ध और जैन धर्म थे, उसी तरफ है भागवत धर्म, भक्ति मार्ग हिंदुओं के धर्म है वो भी चर्चा में थे। तो इस भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई थी? भगवत गीता में की गई है। अगला प्रश्न है, वराह के रूप में विष्णु की मूर्ति कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एरण में विष्णु की शानदार वराह रूप की मूर्ति है। यानी वराह रूप धारण किया था। वराह होता है सूर्य का रूप धारण करके, पुराणों के अनुसार यानी पृथ्वी है वो जल में डूब रही थी, तो विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को डूबते हुए बचाया। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग के विषय में असत्य कथन है। सच्चे मन से भक्ति की जाए तो भगवान दर्शन देंगे। आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर बल देते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। यानी हिस्सेदारी करना। भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है, ऐसा माना गया है। तो यहाँ असत्य कथन होगा आडंबर के साथ। यानी भक्ति मार्ग है वो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर बल है वो नहीं देते। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, मिलान करो। दक्षिणापथ के स्वामी 7 वाहन शासक थे। मूवेंदार यानी 3 शासक चोल, चेर और पांड्य। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की। बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म, स्वेन तसांग चीनी यात्री। तो इस प्रकार इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का अध्ययन हमने अच्छी प्रकार से कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।